इस पार्ट में हम लोग वीडियो टफ स्ट्रक्चर का पार्ट 5 है ये। तो इस वीडियो में अब तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, पार्ट 6 हो जाएगा ये, आई थिंक। हाँ, पार्ट 6 हो जाएगा। ओके, तो अब तक पार्ट 5 में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ओके, एटॉमिक मॉडल, थॉमसन मॉडल हो चुका है, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल और सोमरफील्ड भी बाकी है। सोमरफील्ड डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो ये तीनों मॉडल हो चुके हैं। डिस्कवरी ऑफ द कैथोड रे जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, एनोड रे ये भी हो चुका है। ई ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि थॉमसन ने दिया था ये भी डिस्कस हो चुका है। मिलिकन सॉयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ये भी डिस्कस हो चुका है। मास नंबर, एटॉमिक नंबर ये भी हो चुका है। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक ये भी हो चुका है। आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी ईएम वेव को डिस्कस करेंगे। ओके, तो ईएम वेव हमको स्टार्ट करते हैं। ईएम वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं ईएम वेव, या इसी को बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी। आप अगर पूछे कोई व्हाट इज द ईएम वेव, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? तो थियोरेटिकल अगर बोलना है तो यही बोलेंगे, एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ट्रांसमिट हो रही है वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ वेव विथ द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि होता है कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऐसी वेव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ द वेव ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ, यहाँ पे होगा ट्रेवल विथ द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दीज वेव कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कौन कौन सी होती हैं, जो ये भी पूछ चुका है टीजीटी में कि कौन सी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, सीधा एग्जाम्पल पूछा था। तो माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। रेडियो वेव ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। थर्मल वेव ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, थर्मल वेव। ओके, उसके बाद एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे यानी कि VR, सीधा साइड में लिखेंगे VR, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, ओके, एक्सेट्रा। ये सब कैटेगरी किस में आएंगी? ये सब जितनी भी वेव हैं सब के सब ईएम वेव में आएंगी। बट कौन सी ईएम वेव में नहीं आएंगी? अल्फा रे, बीटा रे, ये दोनों जो हैं ईएम वेव नहीं है। तो यही क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन सा ईएम वेव नहीं है, तो उसमें ऑप्शन दिया था बीटा रे। तो ध्यान देना है, बीटा रे जो है ईएम वेव नहीं है। यही यूपीटीजीटी 2013 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। जस्ट मुझे याद है क्योंकि जस्ट मैंने इसका सॉल्व करवाया था, तो मुझे याद है। आप 2013 का चेक करोगे तो क्वेश्चन मिलेगा। चलिए उसको डिलीट करते हैं। देखो ईएम वेव क्या होता है? ईएम वेव होता है एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, किस फॉर्म में जाएगी? इन द फॉर्म ऑफ द वेव, और वो वेव ट्रेवल करेगी विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। तो ऐसी वेव को बोलेंगे ईएम वेव। ईएम वेव के एग्जांपल माइक्रोवेव, रेडियो वेव, थर्मल वेव, एक्स रे, गामा रे, यूवी रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, ये सब जो आएगी ईएम वेव में आएगी। कौन सी नहीं आएगी ये इंपॉर्टेंट है? अल्फा रे, बीटा रे, ये लग रही है ईएम वेव में आएंगे, लेकिन ये ईएम वेव में नहीं आएंगी। हाँ, गामा रे ईएम वेव में आएगा। ओके, चलिए अब हम बनाते हैं कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी, कुछ इसका मतलब करेक्टर देख लेते हैं ईएम वेव का। तो ईएम वेव का कुछ करेक्टर है, जैसे पहला है ईएम वेव डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपागेशन के लिए इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है ईएम वेव को। तो ईएम वेव डू नॉट नीड एनी मीडियम, किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। किसके लिए? फॉर प्रोपागेशन के लिए ईएम वेव को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट यह है ईएम वेव के बारे में, ईएम वेव के पास दोनों होती हैं, मतलब दोनों क्या, इसका नाम यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और मैग्नेटिक फील्ड बी।
और इन दोनों फील्ड के वो परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल पे चलता है। ईएम वेव ट्रेवल कैसे करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के मतलब एक दूसरे के, ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव का जो ट्रेवल मतलब वेलोसिटी होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। इन दोनों के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि राइट एंगल पे ट्रेवल करती है ईएम वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। ओके, अब ये चीज़ कुछ ध्यान देना है। तो पूछा जाए कि ईएम वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी, तो नो, डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। और ईएम वेव में दोनों फील्डें होती हैं, ईएम के पास नाम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, और इन दोनों के परपेंडिकुलर ये ट्रेवल करता है ईएम वेव। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अब कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, ठीक, वेव की। जैसे टर्मिनोलॉजी में आ जाएगा वेवलेंथ, जिसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। सेकंड आ जाएगा वेव नंबर, जिसको डिनोट करते हैं न्यू बार से, वेव नंबर न्यू बार। थर्ड आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू से डिनोट करते हैं। फोर्थ आ जाएगा टाइम पीरियड, जिसको टी से डिनोट करते हैं। फिफ्थ आ जाएगा एम्पलीट्यूड, ए से डिनोट करते हैं। और एक और है वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी, जिसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ जो लैम्डा है, वेवलेंथ लैम्डा की यूनिट क्या होती है, मीटर या एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर, किसी भी मेजर कर सकते हैं वेवलेंथ को। और वेवलेंथ और वेव नंबर में कैसा रिलेशन होता है, वेवलेंथ जो होता है वो किसके इनवर्सली होता है, वेवलेंथ और वेव नंबर का रिलेशन जो होता है वो इनवर्स का रिलेशन होता है। वेव नंबर न्यू बार और ये हो जाएगा वेव लेंथ। ओके, ये चीज़ हो गया। और अगर वेवलेंथ पूछा नहीं जाएगा व्हाट इज द वेवलेंथ, बट समझ लीजिए अगर इधर क्या है, वाई एक्सिस से वाइब्रेटिंग सोर्स है और इधर क्या है, प्रोपागेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, तो यहाँ पे वेव कुछ ऐसे चलेगी, दिख रहा है ना, हाँ, वेव कुछ ऐसे ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये आई होप कि यहाँ तक हो जाए, हाँ चलो। तो ये जो है ये क्या है, एक श्रिंग और एक गर्त बनता है ना, यानी कि एक बन रहा है क्या, क्रिस्ट, ऊपर जो बन रहा है वो क्रिस्ट है, ये दो क्रिस्ट हो गया, और जो नीचे बन रहा है ट्रफ है। और दो मतलब नियरेस्ट क्रेस्ट के बिटवीन जो डिस्टेंस है या नियरेस्ट ट्रफ के बिटवीन जो दो नियरेस्ट क्रिस्ट के बिटवीन जो डिस्टेंस है यही है क्या, लैम्डा, या दो नियरेस्ट ट्रफ के बिटवीन जो डिस्टेंस है यही लैम्डा है। दो नियरेस्ट रिंग के बीच की दूरी को ही बोलते हैं वेवलेंथ यानी लैम्डा, और दो नियरेस्ट गर्त के बीच की दूरी को ही बोलते हैं क्या, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। वेवलेंथ हो गया। ओके, सेकंड क्या है, सेकंड अगर हम देखें वेव नंबर, तो वही है वेव नंबर और लैम्डा में कैसा रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन है। ओके, तो वेव नंबर में कुछ बताना नहीं है, जो कि किसका वेवलेंथ का यानी कि लैम्डा का रेसिप्रोकल होता है वेव नंबर। ओके, इसकी नोट क्या होती है, वेव नंबर की नोट होती है सेंटी, जब इसकी मीटर है तो इसकी मीटर इनवर्स होगी। ठीक है, वेव नंबर की नोट जो होती है वो मीटर इनवर्स होती है। ये सब बेसिक चीज़ें फिजिक्स में भी मिलेंगी। ओके, अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ज़रा रिलेशन देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो न्यू इक्वल टू होता है c बाई लैम्डा, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। यहाँ लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, तो पता ही है। ओके, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में इन्वर्स का रिलेशन होता है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में इन्वर्स का रिलेशन होता है। ये हो गया, बस इतना बेसिक बहुत पता है। और फ्रीक्वेंसी की नोट होती है हर्ट्ज, ठीक, और टाइम पीरियड की होती है सेकंड। हो गया इतना। अब आ जाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे, इसको मिटाते हैं, टर्मिनोलॉजी धीरे धीरे मिलती रहेंगी। अब व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मेन पॉइंट अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। ईएम स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, जो भी हो, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, जो जितनी भी वेव हैं उनको हम अरेंज करेंगे किस आर्डर में, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग वेवलेंथ के आर्डर में। तो जो आर्डर बनेगा वही आर्डर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ EM wave in increasing order of frequency and decreasing order of wavelength।
तो उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द ईएम वेव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ कॉल्ड ईएम स्पेक्ट्रम। चलो अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिलेशन पता होना चाहिए, ई इज इक्वल टू, अभी बाद में इसको पढ़ेंगे भी, ई इज इक्वल टू एच म्यू होता है, एच म्यू, एच प्लांक कांस्टेंट है, म्यू जो है फ्रीक्वेंसी है, और चूंकि म्यू इज इक्वल टू होता है क्या, सी बाई लेमडा, तो एच सी बाई लेमडा हो जाएगा, एच सी बाई म्यू की जगह पे सी बाई लेमडा कर देंगे, ठीक है। तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में अगर रिलेशन देखें तो एच प्लांक कांस्टेंट है, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और यहाँ पे एच से दोनों कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट दोनों कांस्टेंट है, तो एनर्जी और वेवलेंथ लेमडा में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स का। तो इससे हम ऑर्डर बना लेंगे फ्रीक्वेंसी का भी, एनर्जी का भी और वेवलेंथ का भी। चलो अब ऑर्डर बनाते हैं, जरा इसको मिटाते हैं। एम स्पेक्ट्रम के मतलब ये क्या होता है, बस आप क्या करना है, आपको जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनको आप इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में बना दो, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बन के आ जाएगा सामने, जो ऑर्डर बनेगा वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रूप में हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं ईएम वेव। पहले होता है क्या, माइक्रोवेव, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से हो जाएगा, हाँ माइक्रोवेव, देन रेडियो वेव, इंफ्रारेड रे, विजिबल रे, साइड में लिख रहे हैं सब, इंफ्रारेड रे, विजिबल रे, अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे, उसके बाद गामा रे, गामा रे। नोट पॉइंट है यहाँ पे, टीजीटी में पूछ चुका है नोट पॉइंट, अल्फा रे एंड बीटा रे, ये दोनों ईएम वेव में नहीं आती हैं, नॉट ईएम वेव, पूछ चुका है ये, मुझे याद है, जस्ट याद है, क्योंकि भी जस्ट मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया था, किसका, यूपीटीजीटी 2013 का, 2013 का क्वेश्चन है कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो वहाँ पे ऑप्शन सही था बीटा रे। तो बीटा रे जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है, यानी कि अल्फा बीटा गामा तीनों कर दो, नहीं सिर्फ गामा होता है, अल्फा बीटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में नहीं होता है। चलिए अब इसको हम क्या बनाएंगे, ऑर्डर बनाएंगे, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखे हैं ये किस ऑर्डर में है, अगर हम देखें एक बार लिखेंगे, ई इज इक्वल टू एच म्यू इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, यानी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा वेवलेंथ के लिए। तो अब देखो माइक्रोवेव की एनर्जी क्या होगी, माइक्रोवेव की एनर्जी मिनिमम होगी, माइक्रोवेव की एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। और गामा रे की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्स होगी, ठीक है। अब एनर्जी अगर मिनिमम है इसकी, एनर्जी मिनिमम है तो ये फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी, फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी, मतलब न्यू भी मिनिमम होगा, और यहाँ पे न्यू क्या होगा, एनर्जी मैक्सिमम है तो, क्योंकि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू है, तो इसलिए दोनों, अगर ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम होगा। बट लैम्डा क्या होगा, लैम्डा यहाँ पे मैक्स होगा, क्यों, क्योंकि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, ठीक है। और यहाँ लैम्डा क्या होगा, लैम्डा यहाँ मिनिमम होगा, क्यों, क्योंकि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा है, वही चीज़ यहाँ पे भी मैं बोलूँगा। तो ये ऑर्डर बन गया क्या, देखो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में है ना, देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम है, और यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, इधर से इधर जाने पे, मतलब माइक्रोवेव से गामा रे की तरफ जाने पे फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ओके। एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है लेकिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है ना, और लैम्डा क्या हो रहा है, लैम्डा डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि लैम्डा माइक्रोवेव का सबसे ज़्यादा है, गामा रे का सबसे कम है। तो ये ऑर्डर बन गया, ठीक है। देख लो फिर से, माइक्रोवेव की एनर्जी मिनिमम है, फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम है, क्यों, क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द म्यू होता है, और वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम, क्यों, एनर्जी और लैम्डा में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स का, जब एनर्जी मिनिमम है तो लैम्डा मैक्सिमम होगा, ऐसे इधर देख लो, ठीक है। गामा रे का एनर्जी मैक्सिमम है तो लैम्डा मिनिमम होगा, क्यों, एनर्जी और लैम्डा में कैसा रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बन गया, ठीक है। अब याद करने का तरीका देखो, गामा रे इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, हाँ वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसलिए गामा रे जो होता है काफ़ी दूर तक नहीं जाता है, और गामा रे का यूज भी ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। गामा रे का बस कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर ही यूज किया जाता है, ओके, जैसे प्रैक्टिकल में या कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर ही यूज किया जाएगा। लेकिन माइक्रोवेव रेडियो वेव, अभी माइक्रोवेव रेडियो वेव जो हम लोगों में, मतलब जो होता है मोबाइल में टावर होता है, मोबाइल का जो टावर लगता है या जो स्पेस में छोड़े जाते हैं, ठीक है, तो उन सब में माइक्रोवेव रेडियो वेव निकलती हैं। तो माइक्रोवेव रेडियो वेव इतनी ज़्यादा है कि
और कोई इफेक्ट क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि एनर्जी उसकी बहुत मिनिमम होती है, एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ, लैम्डा मैक्सिमम होती है, मतलब काफ़ी दूरी तक इफेक्टिव होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा। अगर पूछ भी लिया जाए कि किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की लैम्डा सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है, तो माइक्रोवेव की, और किसकी सबसे कम है, तो गामा रे की जो है जो लैम्डा है सबसे कम है, मिनिमम है। तो आप इस रिलेशन से अगर ये याद है तो आप ऐसे बना सकते हो। चलिए इसको मिटा देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। तो बस यही मेन था, इसको मिटाते हैं। माइक्रोवेव की जो एनर्जी है मिनिमम है और गामा रे की एनर्जी मैक्सिमम है। अगर ये याद रहेगा, बाकी आप E बराबर एच मी एस सी बटा लैम्डा से आप सब निकाल सकते हो। ओके, चलिए ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन है, मान लो विविध भारती स्टेशन है या ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है, AIR ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है। ठीक है, इसमें जो ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है, इसकी फ्रीक्वेंसी है कितनी, फ्रीक्वेंसी ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट की फ्रीक्वेंसी है 1368 किलो हर्ट्ज। ओके, तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, इसका हमको बताना है आपको वेवलेंथ कितना इमिट करेगी ये जो ऑल इंडिया रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग इतनी फ्रीक्वेंसी से हो रही है। अगर इतनी फ्रीक्वेंसी से उसकी मतलब ऑल इंडिया रेडियो इतनी फ्रीक्वेंसी से वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो उसका वेवलेंथ बताइए कितना वो वेवलेंथ इमिट करेगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, है तो ये चूँकि ये माइक्रोवेव या रेडियो वेव कैटेगरी में आएगा, तो इसका वेवलेंथ कितना होगा बताना है। तो हमको पता है कि म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है C बाई लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा C बाई म्यू। C का मान हमको पता है 3 × 10⁸ होता है, और म्यू का मान दे रखा है 1368। अब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। 1368 लेकिन किलो हर्ट्ज में दिया है, तो इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेंगे तो इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, 3 × 10⁵ 1368। इसको फर्दर सॉल्व किया जाएगा तो अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 219.3 मीटर। इस प्रकार से आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, मान लीजिए कि आपको दे रखा है वेवलेंथ यानी लैम्डा दे रखा है कितना एंगस्ट्रॉम, 5800 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। आपसे पूछा है कि आप वेव नंबर म्यू बार कैलकुलेट करिए और फ्रीक्वेंसी म्यू कैलकुलेट करिए। सिंपल सा है, म्यू और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन होता है, यूनिवर्स का रिलेशन होता है, यानी म्यू इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1 बाई लैम्डा, यानी 1 बाई 5800 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अब बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा म्यू बार, और न्यू क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा C बाई लैम्डा, 3 × 10⁸ अपॉन 5800। बस एंगस्ट्रॉम में इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 5800 एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है। ओके, तो 5800 को 10⁻10 मीटर कर लीजिए, हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस फार्मूले को सिंपली से अप्लाई कर सकते हो। इसमें कुछ था नहीं, मेन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसका एनर्जी का ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर और वेवलेंथ लैम्डा का ऑर्डर। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इतना ही करना था, बाकी कुछ करना नहीं था। ध्यान देना है कि अल्फा रे बीटा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में नहीं आती हैं, हाँ गामा रे आता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी की बात करेंगे। इसमें प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द प्लांक क्वांटम थ्योरी, जो रेडिएंट एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब होती है या तो इमिट होती है। ठीक है, जो भी करे, चाहे बॉडी एब्जॉर्ब करे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, चाहे बॉडी इमिट करे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, लेकिन किस फॉर्म में करती है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट। ठीक है, किस फॉर्म में, स्मॉल पैकेट के फॉर्म में करती है, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में करती है। इस पैकेट को बोलते हैं क्या, क्वांटम। ठीक, क्वांटम। अब यहाँ पे फिर से एक है, अगर लाइट का केस है, इन द केस ऑफ लाइट, जो स्मॉल पैकेट होता है एनर्जी का, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी पूरा लिखते हैं, उसको बोलते हैं क्या, क्वांटम। फिर से एक बार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब होती है या तो इमिट होती है, किस फॉर्म में, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम। अब अगर यही केस हो, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है लेकिन लाइट का केस हो, तो इसको बोलते हैं फोटोन। इसी क्वांटम को फोटोन बोलेंगे कब, जब ये किसका केस होगा, लाइट का केस होगा, इन केस ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का केस होगा तो इसको फोटॉन बोलेंगे, मतलब इस बंडल को जो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है उसको क्या बोलेंगे, फोटॉन बोलेंगे, लेकिन जनरल केस में इसको क्या बोलेंगे, क्वांटम ही बोलेंगे। ओके, तो ये चीज़ थी जी, एक नॉर्मल चीज़ थी।
ओके, इसीलिए इसको बोला जाता है प्लांक क्वांटम थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं, बॉडी के द्वारा या तो एब्जॉर्ब होंगी या तो इमिट होंगी। जनरली ये स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में एब्जॉर्ब होती है या इमिट होती हैं, और इस स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं क्वांटम। बट अगर लाइट का केस है, ठीक है, तो उस स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को बोलेंगे फोटोन। ओके, ये चीज़ हो गया। ओके, अब जो एनर्जी होता है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। ओके, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन या एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू हो जाएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, तो E इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू। यानी एच क्या है यहाँ पे, एच जो है यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, और एच की वैल्यू क्या होती है, शुरू से ही बताते चले आ रहे हैं, एच की वैल्यू होती है 6.64 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, जूल सेकंड। ओके, और ई है एनर्जी, न्यू है फ्रीक्वेंसी। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, चूंकि ई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एच, चूँकि न्यू बराबर होता है क्या, न्यू बराबर होता है, कहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि न्यू बराबर होता है सी बाई लैम्डा, तो यहाँ न्यू की जगह सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं, तो एस सी बाई लैम्डा हो जाएगा। तो एनर्जी का ये फार्मूला बन के निकल जाता है। ठीक है, ये बराबर एस सी बाई लैम्डा हो जाएगा। यहाँ एच का मान दीजिए, यहाँ पे ये हो गया 6.64 गुणा लगाते -34 जूल सेकंड, और सी स्पीड ऑफ लाइट है जिसका मान होता है 3 गुणा लगाते 8 मीटर पर सेकंड। यही है प्लांक क्वांटम थ्योरी। अच्छा, अगर ये जो होता है, मतलब एनर्जी जो ट्रांसमिट होती है वो इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होती है। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे E इक्वल टू एन एच, ये एन है, कहीं एन और एच में कन्फ्यूजन हो जाए, ये एन है, ठीक है, ये एच है, और ये म्यू, या एन एच सी बाई लैम्डा। तो ये आपका फार्मूला बन गया एनर्जी का। यही है प्लांक क्वांटम थ्योरी आपकी, एन एच म्यू एन एच सी बाई लैम्डा। चलिए, हो गया ना। अब इस पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ओके, तो ये हो गया प्लांक क्वांटम थ्योरी आपकी। एक बार फिर से देख लेते हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, ई बराबर एच न्यू हो जाएगा, न्यू बराबर सी बाई लैम्डा होता है, तो ई बराबर एस सी बाई लैम्डा हो जाएगा। एनर्जी ट्रांसमिट होती है इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में, तो एन एच म्यू या एन एस सी बाई लैम्डा हो जाएगा। ये सिंपल सा हो गया। एच प्लांक कांस्टेंट जिसका मान होता है 6.64 गुणा लगाते -34, ये एनर्जी है, वी फ्रीक्वेंसी है, सी स्पीड ऑफ लाइट है जिसका मान होता है 3 गुणा लगाते 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस प्रकार से प्लांक क्वांटम थ्योरी होगा। इसका कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक दो। ओके, तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट ऑफ सोडियम लाइट। वेवलेंथ दे रखा है कितना, वेवलेंथ है 4.844 गुणे 10⁻20 मीटर। ठीक है, तो एनर्जी बताइए। यहाँ पे वैल्यू दे रखा है लैम्डा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट हमको पता ही ऑलरेडी, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, इसका मान तो यही होगा 3 गुणा लगाते 8 मीटर पर सेकंड। हमको एनर्जी निकालना है, एनर्जी तो निकालना है। ई बराबर हमको क्या पता है, एच म्यू या एस सी बाई लैम्डा। तो हम कौन सा फार्मूला इसमें लगा देंगे, ये वाला, ई बराबर एस सी बाई लैम्डा। ठीक है, हमको सब पता है, बस डाटा पुटअप करना है। एच का मान होता है कितना, 6.64 गुणा लगाते -34, सी का मान होता है 3 गुणा लगाते 8, और लैम्डा दे रखा है कितना, 4.844 गुणा लगाते -20। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6.6 अपन इसको हम मान सकते हैं कितना, 4.84 को हम मान सकते हैं 5 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 5 मान सकते हैं। ओके, और ऊपर बच जाएगा कितना, 3 गुणे 10⁻10 और गुणे 10⁻8। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो 5 के 5 5 15, 1.3 का समथिंग आ जाएगा गुणे 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻
10 से 10⁻8 चला जाएगा, 10⁻2 बचेगा, 3×3 और 3×43 3.9 × 10⁻2 इतना आ जाएगा एनर्जी और जूल में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन हो से। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करके। और क्वेश्चन देख लेते हैं एक। ठीक है, मान लीजिए एनर्जी ही निकालनी है अभी, यहाँ पे लैम्डा ना देके आपको फ्रीक्वेंसी दिया रहे। आई होप कि आप कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, प्लांक क्वांटम थ्योरी हो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए प्लांक क्वांटम थ्योरी पे क्वेश्चन है। एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एनर्जी निकालना है। क्या दे रखा है, वेवलेंथ दे रखा है लैम्डा 45 नैनोमीटर, बस इतना डाटा दिया है। प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है 6.64 × 10⁻34। स्पीड ऑफ लाइट तो आपको पता होना चाहिए, दिया हो चाहे ना दिया हो, इतना दिया है मीटर पर सेकंड। यूनिट भी पता होनी चाहिए, जूल सेकंड में है। ठीक है, चलिए तो ये नैनोमीटर आप नहीं रखें, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। लैम्डा को आप मीटर में कन्वर्ट करो, 45 × 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होता है, तो हो जाएगा 45 × 10⁻9 मीटर हो जाएगा। एनर्जी क्या आ जाएगी, E = हो जाएगी SC/λ। यहाँ आप डाटा पुटअप करेंगे। ठीक है, H का मान होता है 6.64 × 10⁻34, C 3 × 10⁸, लैम्डा दे रखा है कितना 45 × 10⁻9। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद 15 3 50 होता है, 15 गया, इधर बचेगा कितना 6.64 10⁻9, इसका काटेंगे तो 10⁻26 आ जाएगा। नहीं 26 27 नहीं 25 आ जाएगा ना, 10⁻25 × 10⁸ बटे में 15। इसको फर्दर सॉल्व किया जाएगा तो 15 × 4 = 60 ही, लगभग 4.42 अप्रॉक्स × 10⁻25 में से हट गया कितना आ जाएगा -15 16 16 17, तो लगभग इतना आ जाएगा 4.42 × 10⁻15 S-17 इतने के अप्रॉक्स आएगा। एग्जैक्ट काट के आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा ये क्वेश्चन। मतलब सिंपल सा फार्मूला क्या अप्लाई करना है, ऐसे फार्मूला आपको अप्लाई करना है, डाटा ये दिया रहेगा ऐसे ही, तो सिंपल सा हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, वैसे आप जबानी के लिए क्वेश्चन पूछा है कि एनर्जी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्वांटम। जब तक वो बोले ना लाइट का केस है तब तक आप क्वांटम बोलोगे। जैसे ही बोल देगा कि लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट हो रही है, तब हो जाएगा क्या, मतलब जनरली एब्जॉर्ब या इमिट हो रहा है तो एनर्जी किस फॉर्म में जनरली एब्जॉर्ब इमिट होती है, फोटॉन के फॉर्म में, नहीं सॉरी क्वांटम के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन अगर लाइट का केस है, लाइट एब्जॉर्ब या इमिट हो रही है, लाइट एब्जॉर्ब या इमिट हो रही है तो वहाँ पे हो जाएगा फोटॉन। यहाँ पे ध्यान देना, ये भी पूछ चुका है एक बार क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्पेक्ट्रम पर। ओके, स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखिए जब हम रेडिएशन पास करते हैं किसी प्रिज्म पर, ठीक है, किसी प्रिज्म के थ्रू, तो मान लीजिए कोई रेडिएशन पास किया गया, रेडिएशन पास किसके थ्रू, प्रिज्म के थ्रू प्रिज्म मतलब स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक पैटर्न ऑब्टेन होगा स्क्रीन पर। ठीक है, रेडिएशन पास किया गया किसके थ्रू, प्रिज्म के थ्रू, इस पर मतलब रेडिएशन पास किया गया। ठीक है, रेडिएशन फॉर द डिस्पर्सन ऑफ रेडिएशन के लिए, तो एक पैटर्न मिलेगा स्क्रीन पर, मतलब एक फोटोग्राफ मिलेगी स्क्रीन पर, जिसको बोलेंगे क्या, स्पेक्ट्रम ऑफ द गिवन रेडिएशन। रेडिएशन पास किया गया प्रिज्म में तो क्या मिला, पैटर्न ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, पैटर्न ऑब्टेन हुआ कहाँ पे, ऑन स्क्रीन पे। और ये जो पैटर्न ऑब्टेन हुआ है स्क्रीन पर, यही पैटर्न क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम कहलाएगा। यही पैटर्न क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम कहलाएगा। फिर से
रेडिएशन पास किया गया किस पर, प्रिज्म पर। प्रिज्म पे रेडिएशन पास करने के बाद क्या ऑब्टेन हुआ, एक पैटर्न ऑब्टेन हुआ स्क्रीन पर, जो भी स्क्रीन रहेगी, और इसी पैटर्न को ही बोलते हैं क्या, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस स्पेक्ट्रम का क्लासीफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो दो टाइप का स्पेक्ट्रम होता है, एक इमिशन, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अगर इसको हम क्लासीफाई करें तो ये क्लासिफिकेशन हो जाएगा दो टाइप का, एक इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन, और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो इसमें कुछ खास था नहीं, बस जानना था क्या स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, प्रिज्म से कोई रेडिएशन पास करोगे तो पैटर्न मिलेगा स्क्रीन पे, वो पैटर्न को ही बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है, एक इमिशन स्पेक्ट्रम, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, चलिए यहाँ पे पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम की बात करेंगे जो कि है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब जब हम इलेक्ट्रिकल, जब एक मिनट, ठीक है, क्या करते हैं, जब हाइड्रोजन एटम ले लिया, ठीक, गुड, हाइड्रोजन एटम पे मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन हाइड्रोजन एटम पे अप्लाई किया। तो हाइड्रोजन, और किस कंडीशन पे, हाइड्रोजन एटम नहीं, हाइड्रोजन एटम गैस यहाँ पे लिखते हैं, हाइड्रोजन गैस था जिस पे हमने क्या अप्लाई किया, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन अप्लाई किया। और किस पे, किस कंडीशन पे, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर पे अप्लाई किया। तो क्या मिला हमको, ब्लूइश लाइट इमिट हुई। तो हाइड्रोजन गैस जो कैसी लाइट इमिट किया, ब्लूइश लाइट इमिट किया, ब्लूइश लाइट इमिट किया। दो टाइप का, एक इमिशन स्पेक्ट्रम था, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ ब्लूइश लाइट देखो इमिट कर रहा है, कब, जब इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन दिया गया एट लो प्रेशर पे हाइड्रोजन एटम गैस को, तब। ओके, अब जो ये ब्लूइश लाइट इमिट हो रही है, इस ब्लूइश लाइट को किस पे पास किया जाएगा, इस ब्लूइश लाइट को पास किया जाएगा प्रिज्म के थ्रू, प्रिज्म के थ्रू पास किया जाएगा। तो ये बनेगी क्या, सेवरल आइसोलेटेड शार्प लाइन ऑब्टेन होगी। ठीक है, मतलब एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा, एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा, वो भी सेवरल, स्पेक्ट्रम ऑफ सेवरल आइसोलेटेड शार्प लाइन का एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा। और ये किसका स्पेक्ट्रम बन रहा है, हाइड्रोजन एटम गैस का। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फिर से, हाइड्रोजन एटम गैस पे लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन पास किया गया, जिससे ब्लूइश लाइट इमिट हुई। अब इस ब्लूइश लाइट इमिट को प्रिज्म के थ्रू पास किया गया, तो सेवरल आइसोलेटेड स्पेक्ट्रम लाइन मिली, और यही होता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बट अब वो जो सेवरल स्पेक्ट्रम लाइन मिल रही है, स्पेक्ट्रम ऑफ द सेवरल आइसोलेटेड शार्प लाइन मिल रही हैं, वो डिफरेंट रीजन में क्या कर रही हैं, शो हो रही हैं। जैसे कुछ ऐसी स्पेक्ट्रम लाइन थी जो विजिबल रीजन में शो हुई, विजिबल रीजन में, कुछ ऐसी स्पेक्ट्रम लाइन थी जो अल्ट्रावायलेट रीजन में शो हुई, कुछ ऐसी थी जो इंफ्रारेड IR रीजन में शो हुई। अब कौन सी ऐसी स्पेक्ट्रम लाइन थी जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन थी जो विजिबल में हुई, कौन सी अल्ट्रावायलेट में हुई, कौन सी इंफ्रारेड में हुई, इसको जानने के पहले हम लोग ये देखेंगे कितनी डिफरेंट लाइन जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, जो डिफरेंट लाइन शार्प लाइन शो हो रही हैं। ओके, फिर उसको देखेंगे किस रीजन में वो शो हो रही हैं। ओके, तो फिर इसको मिटाते हैं। अब उसके बाद हम लोग सीरीज देखते हैं, वही अब स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं, हाइड्रोजन एटम गैस लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन पास किया गया, जिससे वो ब्लूइश लाइट इमिट किया। अब ब्लूइश लाइट इमिट को किस से पास किया गया, प्रिज्म के थ्रू पास किया गया। और जैसे प्रिज्म के थ्रू पास किया गया तो सेवरल आइसोलेटेड शार्प लाइन का स्पेक्ट्रम मिला, और यही होता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और ये डिफरेंट रीजन, विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन और इंफ्रारेड रीजन, IR रीजन में ये क्या हो रहा था, शो हो रहा था ये स्पेक्ट्रम। ओके, चलिए अब ये जो लाइन है इनको कैटेगराइज किया गया डिफरेंट सीरीज में। ठीक है, दीज लाइन ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट सीरीज। अब कौन कौन सी सीरीज है, यहाँ एक टेबल बनाते हैं, बस हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सीरीज लिखेंगे। ओके, सीधा है ना, गुड।
यहाँ पे सीरीज, उसके बाद यहाँ पे रीजन, उसके बाद यहाँ से जो जंप करता है n2 से n1 उसका वैल्यू, और यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन। यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो सीरीज मिलती है और कौन कौन सी सीरीज है, टोटल 6 सीरीज है बट 5 इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, 6 की लिखते हैं यहाँ पे। पहली सीरीज जो मिलती है वो मिलती है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज को डिस्कवर किया था लाइमन ने ही, मतलब नाम से ही वही है। दूसरी मिलती है बामर सीरीज, ठीक है ना। हाँ, लाइमन के बाद दूसरी थी बामर सीरीज मिली थी। बामर के बाद मिली थी पास्चन सीरीज, देन ब्रैकेट चौथी वाली, इसी सीक्वेंस में याद आ जाए ब्रैकेट। पांचवी थी पी फंड, पी फंड या पी फंड, ये ब्रैकेट सीरीज पी फंड सीरीज, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पी फंड, और लास्ट था हम्फरी। हम्फरी, ठीक है। अब जो लाइमन सीरीज थी वो किस रीजन में शो हो रही थी, वो अल्ट्रावायलेट रीजन में शो हो रही थी। अभी डिफरेंट डिफरेंट रीजन में शो हो रही थी ना, डिफरेंट डिफरेंट सीरीज या डिफरेंट डिफरेंट लाइन। अभी हम लोग जस्ट ऊपर पढ़े, मतलब जस्ट थोड़ी देर पहले ही देखे हैं। अब बामर पास्चन, ठीक है, सॉरी बामर जो है ये किस में आ जाएगी, ये विजिबल रीजन में शो हो रही थी। बाकी जितनी की जितनी नीचे हुए हैं ये इंफ्रारेड रीजन में शो हो रही थी, मतलब पास्चन ब्रैकेट पी फंड ये तीनों की तीनों इंफ्रारेड रीजन में शो हो रही थी। और लास्ट वाली जो थी वो फार इंफ्रारेड रीजन में शो हो रही थी, फार इंफ्रारेड रीजन में शो हो रही थी। ओके, लाइमन के लिए n1 का मान 1 होता है, बामर के लिए n1 का मान 2 होता है, पास्चन के लिए n1 का मान 3 होता है, ब्रैकेट के लिए n1 का मान 4 होता है, पी फंड के लिए n1 का मान 5 होता है, हम्फरी के लिए n1 का मान 6 होता है। इसके बाद वो जंप करेंगे n2 में, मतलब 1 से जाके वो 2 3 4 कहीं भी जा सकती है, सो 1। ऐसे बामर जो है 2 से जंप कर सकता है वो कहीं भी, मतलब 2 के ऊपर 3 4 5 कहीं भी जंप कर सकता है, 6 7 8 इनफाइनाइट तक जा सकता है। ऐसे जो पास्चन है वो जंप कर सकता है 3, मतलब 3 से 4 5 6 इनफाइनाइट तक जा सकता है। ऐसे मतलब सो 1 ऐसे आप कर लोगे, ठीक है। लिख देते हैं, इसका n2 हो जाएगा 5 6 7 इनफाइनाइट तक, इसका n2 हो जाएगा 6 7 8 इनफाइनाइट तक, कम है, इसका n2 हो जाएगा 7 8 9 इनफाइनाइट तक। तो ये हो जाएगा, ठीक। ये थोड़ा सा ध्यान देना है, मेन पॉइंट ये ध्यान देना, अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड के कौन कौन से अल्ट्रावायलेट में आ रही हैं। तो लाइमन अल्ट्रावायलेट रीजन में विजिबल मतलब दिखेगी, बामर जो है विजिबल अल्ट्रावायलेट बाद ये हो जाए विजिबल, फिर पास्चन ब्रैकेट पी फंड इंफ्रारेड, हम्फरी जो है फार इंफ्रारेड। ओके, चलिए हम इसको मिटाते हैं। 6 सीरीज याद होनी चाहिए सीक्वेंस में, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पी फंड हम्फरी, लाइमन अल्ट्रावायलेट में, उसके बाद लाइमन के बाद बामर जो है वो किस में है, बामर विजिबल में है, उसके बाद बामर के बाद पास्चन ब्रैकेट पी फंड जो है वो इंफ्रारेड में है, हम्फरी जो है फार इंफ्रारेड में है, और उसका n1 n2 का मान तो सिंपल ही है। ओके, तो ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, रेडबर्ग फार्मूला, इसी से रिलेटेड है, स्पेक्ट्रम से ही। तो रेडबर्ग, अब लिखते हैं पहले रेडबर्ग फार्मूला, ठीक। रेडबर्ग फार्मूला, ये फार्मूला क्या है, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, वेव जो वेव नंबर है वो वेवलेंथ के तो लेमडा के इनवर्स रिलेशन तो है ही, इज इक्वल टू आर रेडबर्ग कांस्टेंट, जेड एटॉमिक नंबर आर जेड स्क्वायर, कोष्टक में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इस फार्मूले को मेमोराइज करना है, इसकी हेल्प से हम लोग किसी भी सीरीज की क्या निकाल सकते हैं, वेव नंबर या वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ जो रेडबर्ग कांस्टेंट आर की वैल्यू जो होती है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है कितनी, 1.1 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। हाँ, ये ध्यान नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बट हाँ ये ध्यान होना चाहिए, 1/r की वैल्यू क्या होती है, 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बस इस फार्मूले पे थोड़े क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, इसको मिटाते हैं। फिर रेडबर्ग फार्मूला याद रहेगा ना,
क्या फार्मूला है, न्यू बार या 1/λ इक्वल टू RZ² कोष्टक में 1/N1² माइनस 1/N2², और 1/R का मान कितना होता है 912 एंगस्ट्रॉम। चलो क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन, कैलकुलेट वेवलेंथ एंड लैम्डा, किसके लिए, फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। इसका मतलब पहले समझो, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज दे रखा है ना। फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज का मतलब पहली लाइन बामर में N1 का मान कितना था बामर सीरीज के लिए, N1 का मान 2 था, तो N2 जो फर्स्ट लाइन होगी 2 से 3 पे ही जाएगी, तो N1 बराबर 2 रखना है, N2 बराबर 3 रखना है। ओके, ये चीज़ हो जाएगा। बस आप फार्मूला पुट करिए, 1/λ इक्वल टू क्या था, RZ² 1/N1² माइनस 1/N2², यहाँ पे 1/λ इज इक्वल टू हो जाएगा, R को R ही रहने दो, Z हाइड्रोजन एटम है ना, बामर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम है ये, तो हाइड्रोजन का Z एक ही होगा, तो 1² 1/N1 कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 1/N2 कितना है 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/λ, R को ऐसे ही रहने देते हैं अभी, 1/4 माइनस 1/9 तो 53 हो जाएगा ना। हाँ, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 1/λ इक्वल टू R, 9 चौको 36 लस हो जाएगा, 9 9 4 9 36 9 चौको 36 हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना R 5/36, ये 1/λ आ जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू इतना है। अब यानी लैम्डा इज इक्वल टू लिखेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू लिखेंगे 36/5R। अब यहाँ पे आपको 1/R का मान रखना है, 1/R का मान होता है 912 एंगस्ट्रॉम, यानी 36/5 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम। इसको कट सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व किया जाएगा तो हो जाएगा 36 गुणे 5 1 5 4 बचा 5 8 40, एक बचा फिर 5 2 10 5 चौक 20, इतना ऐसा कुछ आएगा। इसको पूरा कैलकुलेट करिए, या तो बस इतना ही रहती 36/5R हो जाएगा, ठीक है, इतना ठीक। तो इस प्रकार से हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे रेडबर्ग फार्मूले से। मिटाते हैं इसको, फार्मूला बस मेन था उसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, सिंपल सा है, मैच करवाना है, सिंपल अभी जस्ट हम लोग रीड करके आए हैं, ठीक है, सोल्यूशन से नहीं मतलब है। ओके, सीधा क्वेश्चन देखिए, मैचिंग करवाना है। लाइमन किस रीजन में था, लाइमन अल्ट्रावायलेट रीजन में था, ठीक है, लाइमन अल्ट्रा, अच्छा इसमें क्या बोलना था, नॉट करेक्ट कौन सा मैच है, लाइमन माइक्रोवेव क्या दिया है यार, लाइमन माइक्रोवेव में नहीं, लाइमन तो अल्ट्रावायलेट था ना, तो पहला ही तो इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला ही नहीं मैच है, बाकी ब्रैकेट इंफ्रारेड में था, करेक्ट है। लाइमन के बाद था ब्रैकेट, नहीं लाइमन के बाद था बामर, बामर किस में था, बामर था विजिबल में, ब्रैकेट लाइमन बामर ब्रैकेट लाइमन पास्चन, एक मिनट यार, ओके, तो स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, सॉरी इसके लिए। देखो अभी मैं क्या कर रहा था, लाइमन के बाद बामर चल रहा था, लाइमन के बाद बामर होता भी है, लाइमन बामर, बामर के बाद आता है क्या, पास्चन, देन ब्रैकेट पीफन, देन हैम्फरी। तो लाइमन जो है अल्ट्रावायलेट में है, बामर जो है विजिबल रीजन में है, बाकी पास्चन ब्रैकेट पीफन इंफ्रारेड में है, हैम्फरी फार इंफ्रारेड में है। तो लाइमन माइक्रोवेव में तो गलत है, ब्रैकेट इंफ्रारेड में सही है, फिर बामर जो है विजिबल में है, तो बामर जो है विजिबल में है, सही है, बस है बामर बस विजिबल, पास्चन जो इंफ्रारेड में सही है, हैम्फरी फार इंफ्रारेड से, तो बी सी डी तो करेक्ट है, ए इनकरेक्ट है, मतलब ए मतलब सही मैच नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको देखो सीधे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन नंबर 8। चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, ठीक, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, यानी कि ड्यूल नेचर ऑफ द मैटर, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। तो जो ये डी ब्रॉगली साहब थे, डी ब्रॉगली क्या बोल रहे थे,
इनका कहना था जो लाइट का नेचर होता है, नेचर ऑफ लाइट, वो दोनों तरह होता है, पार्टिकल भी होता है, वेव भी होता है। तो इसी के बेसिस पे वो बोल रहे थे कि मैटर भी ड्यूल बिहेवियर हो सकता है, मतलब लाइट पार्टिकल नेचर का भी हो सकता है और वेव नेचर का भी हो सकता है, ऐसा उनका बोलना था। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली जो वेवलेंथ होती है लैम्डा, वेवलेंथ लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है मोमेंटम के, ठीक। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है? मोमेंटम के। जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा एच जो है प्लांक कांस्टेंट, तो एच बाई पी आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है मोमेंटम पी बराबर होता है क्या? मास इंटू वेलोसिटी। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? एच अपान एम वी। ये है डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है। लैम्डा बराबर एच अपान एम वी होता है, हो जाएगा। ओके। अब ये चीज हो गया, लैम्डा बराबर एच अपान एम वी। अब एक रिलेशन और इन्होंने बताया था, ठीक है। जो लैम्डा बराबर एच अपान एम वी है, ये फॉलो करता है किसको? आइंस्टीन इक्वेशन, प्लांक क्वांटम थ्योरी को, ठीक। आइंस्टीन इक्वेशन क्या था? इज इक्वल टू था एम सी स्क्वायर, यही था ना। एम है मास और सी स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ओके। और हमको क्या पता है, अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं, ई बराबर एच म्यू, ये प्लांक क्वांटम थ्योरी थी, एच म्यू, या म्यू की जगह पे एस सी बाई लेमडा, ये हो गया आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन ये हो गया, ये बराबर एच म्यू एस सी बाई लेमडा। ये प्लांक क्वांटम थ्योरी का जो इक्वेशन अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, प्लांक क्वांटम थ्योरी का इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये तो था, गुड। अब अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ द लाइट, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो होता है फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सी बाई लेमडा होता है। म्यू बराबर, ये तो सबको पता है, म्यू बराबर सी बाई लेमडा होता है, देख रहे ना? हाँ, म्यू बराबर सी बाई लेमडा होता है। तो ई बराबर एम सी स्क्वायर भी होता है, ई बराबर क्या होता है? एस सी बाई लेमडा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे जगह नहीं बच रही है, इसको मैं मिटाऊंगा जरा। देखो, डी ब्रोगली का सिंपल सा था कि वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का होता है, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जो कि एच है, प्लांक कांस्टेंट। तो लैम्डा बराबर एच बटा पी है, एच बटा एम भी हो गया। अब यहाँ आइंस्टीन इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन प्लांक क्वांटम थ्योरी की इक्वेशन, दोनों में ई है, यानी एम सी स्क्वायर बराबर एस सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं ना आराम से, क्योंकि दोनों ई का ही फार्मूला है। एम सी स्क्वायर बराबर एस सी बाई लैम्डा, ठीक। एक सी से एक सी कट जाएगा, बचेगा एम सी बराबर एच बाई लैम्डा। और यहाँ से लिख सकते हैं लैम्डा बराबर एच बटा एम सी। सी क्या है? कुछ नहीं, वेलोसिटी है, तो सी की जगह पे हम भी लिख देंगे। तो लैम्डा बराबर एच बटा पी आ गया, तो ऐसे आ गया लैम्डा बराबर एच बटा पी। फिलहाल याद रहना चाहिए बस, लैम्डा बराबर एच बटा पी होता है। कैसे आया? दोनों इक्वेशन की, आइंस्टीन और प्लांक क्वांटम थ्योरी का, दोनों का एक साथ यूज करके ये लैम्डा बराबर एच बटा पी मिला है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये क्या होता है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। देखो, एक तो बोहर थे, बोहर का कहना था बोहर थ्योरी में कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? वो पार्टिकल होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम डिटरमाइन किया जा सकता है, वो भी विथ एक्यूरेसी के साथ। पोजीशन डेल्टा एक्स और मोमेंटम पी डिटरमाइन किया जा सकता है विथ एक्यूरेसी के साथ, विथ एक्यूरेसी। ओके, बट वहीं हाइजेनबर्ग चिल्ला रहे थे। हाइजेनबर्ग का क्या नहीं सॉरी, डी ब्रिग के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया जाए
वेग के मतलब वेव के रूप में, जो कि डी कौन चिल्ला रहा था, डी ब्रॉगली थे ना, हाँ, डी ब्रॉगली का बोलना था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वेव होता है, और जब अगर इलेक्ट्रॉन वेव है डी ब्रॉगली अकॉर्डिंग, तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ मोमेंटम, एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का, ठीक, एक साथ निकालना संभव नहीं है। तो नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट साइमल्टेनियसली डिटरमाइन एग्जैक्ट क्या, पोजीशन एंड मोमेंटम। ओके, तो ये हो गया। अब ये दोनों तो अपनी जगह थे, बोहर के अकॉर्डिंग है, डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग है। अब इन दोनों को मिला के हाइजेनबर्ग ने बोल दिया, क्या, हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दे दिया जिसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन्होंने इसमें स्टेटमेंट दिया, क्या, ये तो अपना अलग चीज़ हो गया। ओके, इसको जरा डिलीट करते हैं। अगर बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाए, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना जाए तो दोनों को डिटरमाइन किया जा सकता है, मतलब पोजीशन और मोमेंटम को, लेकिन डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन वेव है, तो पॉसिबल नहीं है कि एक साथ मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और क्या, पोजीशन डिटरमाइन किया जा सके। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट अपनी अपनी जगह वो थे, बोहर और डेविड। हाइजेनबर्ग ने क्या बोल दिया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अपना सिद्धांत एक दे दिया। इनका ये प्रिंसिपल था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, इनका स्टेटमेंट क्या था, एक साथ किसी भी इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक साथ पोजीशन और मोमेंटम, एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम मेजर नहीं किया जा सकता है। तो इट इज इम्पॉसिबल to determine the exact position and momentum of a इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन का एक साथ, ठीक है, डिटरमाइन साइमल्टेनियसली मेजर इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक साथ एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम पोजीशन को डेल्टा एक्स देते हैं, मोमेंटम को पी, यानी कि डेल्टा पी, तो इसका जो इक्वेशन बनेगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, डेल्टा एक्स एंड इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाएगा h/4 के, या चूँकि हमको पता है डेल्टा पी क्या हो जाएगा, m डॉट डेल्टा वी हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स इंटू एम डॉट डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 के होगा। या एक और इक्वेशन बन सकता है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये दोनों तो मान लीजिए बेसिक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स, ये दोनों को सबको पता होगा, ये रेयरली ही पता होगा, डेल्टा टी डेल्टा एक्स गुड डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ग्रेटर देन या इक्वल टू h/4, ये भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक इक्वेशन है। और है, मतलब ये तो दो फार्म, एक फार्म और लिखते हैं जरा इधर, ठीक है, ठीक है ना। चलो, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एफ नॉट डेल्टा टी गुड डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4। एक इक्वेशन और होता है इसका, एक फार्म होता है डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन या इक्वल टू h/4। तो ये जितने भी हैं इक्वेशन की कोई भी दे के पूछ सकता है, ठीक है, ये और ये तो कॉमन है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4, डेल्टा टी डेल्टा एक्स डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4, ऐसे एफ डेल्टा टी डेल्टा एक्स
ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। तो ये जितनी भी हैं 2 3 3 2 5 इक्वेशन है, पाँचों इक्वेशन मेमोराइज होने चाहिए। ओके, तो ध्यान से इसको देख लीजिए, इसको मिटाते हैं f। चलिए अब कुछ इधर पॉइंट देख लेते हैं। उसके बाद इसको बस करते हैं। देखो डी ब्रोगली का भी हम लोगों ने जो रिलेशन देखा था वो यही था, लैम्डा इक्वल टू h/p या h/mv। तो इसका एक और फार्मूला होता है अंडर रूट सम अदर पॉइंट, ठीक है, या सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो h/p h/mv सबको पता है, बट यहाँ पे p इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 2kme। तो यहाँ पे एक फार्मूला और हो जाता है अंडर रूट 2kme। ये हो गया, इसको ज़रा सा मेमोराइज करना है। ओके, मतलब ध्यान रहना चाहिए ये भी। और एक चीज़ और, बस या तो कुछ नहीं, एक तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं सीधे सीधे से। चलो क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा है देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट विल बी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ बताना है, अभी फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि हमको पता है यहाँ पे हमको लैम्डा बतानी है। क्वेश्चन नंबर है 19, ठीक है, हमको लैम्डा बताना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है, और किस ऑर्बिट में है, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में है। फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, यानी n इज इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है। और n इज इक्वल टू 1 दिया है, इलेक्ट्रॉन है ना। तो हमको पता है लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/p या h/mv, ठीक। अब यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं, अब इसको करने के लिए जैसे लग रहा है इनसफिशिएंट डाटा है ना, डाटा इनसफिशिएंट नहीं है। फर्स्ट बोहर ऑर्बिट है, यानी कि n इज इक्वल टू 1 है, तो z इज इक्वल टू 1 है, हाइड्रोजन लाइक एटम होगा तो मतलब हाइड्रोजन मान के चलो कुछ नहीं दिया, तो हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हो जाएगा क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन तो है, इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता ही है। अब वेलोसिटी निकाल दो, तो 2.18 × 10⁻6 z/n मीटर पर सेकेंड। z कितना है 1 है, और n कितना है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है, तो 2.18 × 10⁻6 आ जाएगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पता हो गई, मास पता हो गया, तो लैम्डा नहीं निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। यानी अब हमको लगा देना है बस लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो h कितना है 6.6 × 10⁻34, m कितना है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और v कितना है 2.18 × 10⁻6। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करें ज़रा। तो इसको सॉल्व करने में इसको 3 से कट कर देते हैं, तो 2.2/3 कर देते हैं इसको। इसको करेंगे तो ऊपर आएगा 10⁻³ नीचे बचेगा 2.18 या 2 ही मान लेते हैं × 10⁻6। 2 से ये कट जाएगा 1.1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 1.1 दिख रहा है ना, 1.1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻, कुछ आना चाहिए, मतलब 3.3, और ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा। तो 3.32 इंटू, और ये इसको अगर मतलब इजीली ऐसे करो ना, क्या करते हैं हम, इसको ऊपर डेसिमल को उठाएंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। तो 11 में अगर कट करेंगे तो हो जाएगा 3.6, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ 3.6 × 10⁻10। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, मतलब अप्रॉक्स में कटना ही पड़ेगा, एग्जैक्ट नहीं कटेगा, तो आपका बी ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है। तो 19 का ऐसे करना है, ठीक है। ओके, चलिए इसको उठाते हैं।
एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ऑप्शन ए है डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई। ऑप्शन बी है डेल्टा एक्स डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई एम। ऑप्शन सी है डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ऑप्शन डी है डेल्टा ई डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। इसको खुद से करके कमेंट करना है। क्वेश्चन 2 देखते हैं किसको किसको ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। बट ये गुड क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन कैटेगरी में जाएगा। क्वेश्चन सेकंड हम दे रहे हैं। चलिए, मान लीजिए कोई पार्टिकल है जिसका मास 100 ग्राम है, मूव कर रहा है स्पीड v से, कितने से 100 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो लैम्डा बताइए इसका। ऑप्शन है ए 6.6 × 10⁻19 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी है 6.6 × 10⁻30 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी है 6.6 × 10⁻31 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी है 6.6 × 10⁻32 सेंटीमीटर। ओके, ये फार्मूला किस पे हिंट दे देते हैं, ये लगेगा लैम्डा बराबर एच बटा पी पे। और ये वाला फार्मूला जो इक्वेशन है, 5 इक्वेशन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। लगभग अब एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म होने वाला है, बचा है वही क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 टाइप के जो होते हैं, मतलब NLMS और फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो रूल है, हून रूल, पाउली रूल, अफबाउ रूल और n+1 रूल। बाकी एटॉमिक स्ट्रक्चर लगभग एंड पॉइंट पे है। ओके, थैंक यू।